everyone, welcome to my channel. This is part 4 of chapter 8 the body movements. आज इस वीडियो में हम गेट ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। आप गेट वर्ड का मीन्स जानते हैं। गेट मीन्स होता है द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं उनके मूवमेंट का जो पैटर्न होता है वो हम एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वॉक करते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की तो वो फ्लाई करती हैं। अगर हम बात करें जो है फिशेस की तो वो स्विम करती है। इस तरह के जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं उनके जो मूवमेंट का पैटर्न होता है वो वेरी करता है। सो यहाँ पे हमें कई तरह के एनिमल्स के बारे में बताया गया है। अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश, स्नेक, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो हम बारी बारी करके टॉपिक टू टॉपिक एक एक एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे अर्थवॉर्म से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, then place it on a smooth glass plate or any slippery surface, observe the movement now, is it different from that on paper, in which of the above two surface do you find the earthworm is able to move easily। सो हमें यहाँ पे अर्थवॉर्म के मूवमेंट के बारे में पूरी एक्टिविटी में समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक की लाइंस पे ना जाके कि जो अर्थवॉर्म की जो पहला पॉइंट है वो है कि अर्थवॉर्म के में बोन्स नहीं होती हैं। जो अर्थवॉर्म होते हैं उनमें जो होती हैं हमारी जो बोन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और हमारे जो मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, बोन्स हमारी एब्सेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थवॉर्म में बोन्स हमारी एब्सेंट होती हैं और सारी जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। जो हमारे अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो कई सारे रिंग्स से मिलके बनी हुई होती है जो एंड्स टू एंड ज्वाइंट हुई होती हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ता है ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है और वो उनसे मिलके बनी हुई होती है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन रिंग्स के ऊपर ये मसल्स लगी हुई होती हैं। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अर्थवॉर्म में क्या होते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं वो उनको एक्सटेंड मतलब अपने जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में और शॉर्टन मीन्स शॉर्ट करने में यानी छोटा करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ना उनमें छोटे छोटे आप देखेंगे अर्थवॉर्म में तो छोटे छोटे इस तरह के रिंग टाइप बने हुए होते हैं। आप कभी अर्थवॉर्म को देखिए। अर्थवॉर्म को हमारे फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। अर्थवॉर्म हमारी हमेशा आपको अर्थवॉर्म मॉइस्ट सरफेस पे देखने को मिलेगा जहाँ पे नमी होगी। आपको कभी ड्राई जगह पे अर्थवॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। अब बरसात के महीने में आपको अर्थवॉर्म ज़्यादा दिखाई देंगे। आप उनकी देखिएगा आप उनकी बॉडी पे तो इस तरह के कुछ रिंग टाइप का बना हुआ होता है और उन रिंग्स के ऊपर मसल्स लगी हुई होती हैं। जो मसल्स की हेल्प से वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड यानी बढ़ाते हैं और शॉर्ट करते हैं, एक्सटेंड और शॉर्टेंस करते हैं। कीपिंग द रियर पोर्शन, जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट कैसे होती है कि ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, keeping the rear portion fixed to the ground, then it fix the front end and release the rear end। rear means होता है rear word का means होता है पीछे का हिस्सा। यानी कि जो अर्थवॉर्म होता है वो जो मूव करता है तो सबसे पहले अपने वो पीछे का जो उसका बैक का पोर्शन होता है रियर एंड होता है उसको वो एक जगह पे रख लेता है, स्थिर कर लेता है और जो आगे का फ्रंट का पोर्शन होता है उसको वो आगे को एक्सटेंड करता है यानी आगे को बढ़ाता है और फ्रंट वाला पोर्शन रियर वाला पोर्शन वहीं पे फिक्स रहने देता है। फिर जब उसके आगे का पोर्शन बढ़ जाता है आगे की बॉडी तो फिर वो आगे के पोर्शन को जो है अपने फ्रंट के पोर्शन को वो जो है फिक्स कर लेता है और रियर एंड को आगे बढ़ाता है। आपने जब भी अर्थवॉर्म को देखते होंगे तो वो जब मूवमेंट करता है तो वो कैसे मूवमेंट करता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है फिर पीछे आता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो जो है मूव करता है और रियर पोर्शन फिक्स होता है। सेकेंड टाइम में वो क्या करता है उसका फ्रंट पोर्शन फिक्स होता है और रियर पोर्शन मूव करता है और इसी तरह कॉन्टिन्यूसली इसी प्रोसेस के थ्रू जो है अर्थवॉर्म हमारा धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मूव करता है। अर्थवॉर्म का ऐसा ही उनका मूवमेंट का यही प्रोसेस है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुश द रियर एंड, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस तरह से वो छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करते हैं। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड
contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance that help to move. अब यहाँ पे जो अर्थवर्म की बॉडी होती है ना, वो एक स्लिमी सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसे कुछ गीला सा, अगर आप अर्थवर्म की बॉडी को देखेंगे तो वो हमेशा से ऐसी गीली गीली सी नज़र आएगी, क्योंकि जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो एक स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। स्लिमी सब्सटेंस यानी गीली रहती है, सरफेस उसका हमेशा गीला रहता है ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। और जो सेकंड चीज़ होती है वो हमारी जो अर्थवर्म की बॉडी होती है, उसको अगर आप उसके बेस को यानी नीचे के सरफेस पे रखेंगे, आप आप अर्थवर्म को किसी ग्लास के प्लेट पे रख लीजिए या किसी भी चीज़ पे, तो आप उसको नीचे से उसकी बेस पार्ट को देखें तो उसमें छोटे छोटे से बहुत टीनी टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रिसल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? वो जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिसल्स। वो उनकी नीचे के, यानी कि जो उनका नीचे का पोर्शन होता है बॉटम का, आप उनके बेस पे देखेंगे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, और ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे मसल्स से कनेक्ट होते हैं। द मसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो ये जो रिंग के ऊपर मसल्स लगी हुई होती है, ये हेयर उनसे अटैच्ड होते हैं। और हमारी बॉडी में, हम ह्यूमन की बॉडी में क्या होते हैं, जो मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच्ड होती हैं। इनकी बॉडी में वो हेयर बोन्स तो होती नहीं है, तो इनके वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्राउंड से ग्रिप यानी पकड़ जो होती है, पकड़ बनाने में ग्राउंड से हेल्प करते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रोज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल दैट इट ईट्स। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। तो जो अर्थवर्म होते हैं ना, जैसे कि हम लोग सॉइल में कोई भी जो है गार्बेज वगैरह जो भी होता है हम उसको फेंक देते हैं, तो अर्थवर्म क्या होता है, वो अर्थवर्म के फूड होते हैं। तो वो अपना खाना खाता है और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जब निकालते हैं अपनी बॉडी से निकालते हैं, तो वो जो हमारी सॉइल होती है जिनमें फार्मर्स क्रॉप वगैरह ग्रोज करते हैं, उनके लिए वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। उनको न्यूट्रिएंट्स मिलती है और सॉइल जो हमारी और फर्टाइल हो जाती है। जो क्रॉप्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने लगती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। वो एक फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर का काम करता है। इस वजह से जो अर्थवर्म होते हैं उनको हमें फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, और वो हमारे क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे कि अर्थवर्म का मूवमेंट कैसे होता है। अर्थवर्म जब भी मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर बोन्स नहीं होते, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं, और वो मसल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर वो मसल्स बनी हुई होती हैं, और उनके नीचे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनके ग्राउंड से ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। और फिर वो क्या करते हैं, जब पहले अपने वो मूवमेंट करते टाइम पहले अपने वो फ्रंट के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और रियर पोर्शन यानी जो पीछे का पोर्शन है उसको एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं। फिर जब अपने वो फ्रंट पोर्शन को आगे बढ़ा लेते हैं तो अपने फ्रंट पोर्शन को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं और फिर रियर पोर्शन को यानी पीछे के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ हमने अर्थवर्म की मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। नाउ अब यहाँ पे हम स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या आपने कभी स्नेल को देखा है? शायद देखा हो, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ना भी देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड द सेल। तो आप यहाँ पे फिगर में देखिए, स्नेल जो होता है वो इस टाइप का एक एनिमल होता है छोटा सा, और इसके ऊपर का जो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेल। ये इसको एक्सोस्केलेटन या फिर आउटर स्केलेटन भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं ये होते हैं इसके टेंटैकल्स। और ये जो नीचे का इसके अंदर जो लोअर पोर्शन होता है जो सेल के नीचे लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं उसका फुट। टेंटैकल्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ टेंटैकल्स। ये हुआ स्नेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये जो सेल होता है ये आउटर स्केलेटन होता है बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। आप ये आउटर स्केलेटन को जब भी टच करेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड सा फील होगा। इवन जैसे हमारी बोन्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील होती है उसी तरह ये आउटर स्केलेटन भी हार्ड फील होगा, बट ये बोन नहीं होती है। ये जो आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का ये बोन से नहीं बना हुआ होता। स्नेल की बॉडी में बोन होती ही नहीं है। जैसे कि हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था, अर्थवर्म में बोन्स एब्सेंट होती, सेम इसी तरह स्नेल में भी बोन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं।
बोन्स हमारी एब्सेंट होती है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। और ये जो सेल होता है हमारा, ये ना तो मूवमेंट में हेल्प करता है, ना ही ये बोन्स का बना हुआ बोन्स होती हैं ये सेल, ना ही बोन्स होती हैं और ना ही मूवमेंट में किसी तरह की भी हेल्प करती हैं। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। जबकि जब ये स्नेल जो होता है, जब हमारा मूव करता है, तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसके साथ ही आगे बढ़ती रहती है। ये हमारी मूवमेंट में स्नेल के मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करती हैं। जो स्नेल का ये जो आउटर स्केलेटन होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मेन काम होता है, वो ये होता है कि वो उसको जो बाहर से जो भी कोई एनिमल या फिर कोई भी चीज़ उस पर अगर आक्रमण करे या कोई भी जीव जंतु हो, उससे उसका डिफेंस करते हैं। डिफेंस के लिए होता है वो सारी चीज़। अगर आप जब भी स्नेल को ऐसे आप उसे टच करेंगे या फिर उसे लगे हुए कि मेरे आसपास कोई खतरा है, तो अपनी पूरी बॉडी को इस सेल के अंदर घुसा लेता है, कैप रख लेता है। जैसे कि आपने टर्टल में देखा होगा कि उसके ऊपर भी एक बड़ा सा, आपने टर्टल देखा होगा तो उसके ऊपर भी एक हार्ड सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है। और जब भी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई भी खतरा है, कोई भी फिर उसे डर महसूस होता है, तो वो अपने हेड को लेकर और फुट, वो सारी चीज़ों को अपने उसी स्केलेटन के अंदर पैक कर लेता है। ठीक उसी तरह स्नेल का भी वर्क है। Place the snail on a glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening of the सेल। आज को बोला है कि आप इस सेल को एक ग्लास के प्लेट पे रखिए, जब वो मूव करने लगे तो आप उसको नीचे से देखिए, आप उसको तो आपको कुछ दिखेगा कि जो उसके सेल के नीचे एक पार्ट होता है, उसको जिसको हम फुट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास पैर होते हैं, ठीक उसी तरह इनके भी चलने के लिए, बट हमारे पास पैर एक अलग सा बना हुआ होता है, बट उनके पास ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर लेग टाइप का नहीं होता। उनकी जो सेल के नीचे की पूरी बॉडी ही होती है, उसी को हम बोलते हैं फुट। उनकी जो सेल के नीचे की पूरी बॉडी होती है, उसको हम फुट बोलते हैं, जिनसे मूव करते हैं। और वो जो फुट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। नाउ केयरफुली टिल द ग्लास प्लेट। द बेबी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सोन। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और अ फास्ट एज कम्पेयर टू अ अर्थवॉर्म। तो इस तरह स्नेल जब मूव करता है, तो उसके जो स्केलेटन के नीचे की पूरी बॉडी होती है, उसको हम फुट बोलते हैं, और वो पूरी की पूरी बॉडी से ही मूव करता है। स्नेल भी जो होता है, वो भी ऐसा स्लिमी सब्सटेंस, ऐसा म्यूकस जिससे हम बोलते हैं, वो सिक्रेट करता है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि स्नेल जो होता है, वो कभी ड्राई सरफेस पे मूव करते हुए आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको ड्राई सरफेस दिखेगा, तो आप देखेंगे कि वो उसकी बॉडी एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से वो सरफेस को नीचे गीला करते हुए चलता, ताकि वो आराम से ग्लाइड कर सके। ग्लाइड मीन्स ऐसे जब आपको कोई चीज़ मतलब स्लिप कर सके, आसानी से सरक सके, इस टाइप का वो उनका मूवमेंट रहता है। स्नेल के बॉडी में आपने ये पढ़ा, ये होता है उसका आउटर स्केलेटन, और ये हो गए उसके टेंटाकल्स, और नीचे इसके सेल के नीचे का जो भी पार्ट होता है, वो होता है उसका फुट, जिसके थ्रू वो मूव करता है। सेल जो होती है, उसमें बोन्स नहीं होती हैं, उसकी जो आउटर स्केलेटन होता है, वो उसके मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता है। सो नाउ अब यहाँ पे हम आ गए हैं कॉकरोच पे। हम यहाँ पे कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व अ कॉकरोच इन फिगर 8.20। आप सबने कॉकरोच तो आप सबने रियल लाइफ में भी देखा होगा कॉकरोच को। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज अ वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोच होते हैं, वो हमारे वॉक भी कर सकते हैं, हमारे क्लाइंब भी कर सकते हैं, हमारी फ्लाई भी कर सकते हैं। कॉकरोच फ्लाई भी करते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके जो कॉकरोच होते हैं, उनके आप देख रहे होंगे फिगर में, एक पेयर ऑफ लेग्स इधर है, दूसरा इधर है, और तीसरा इधर। इस तरह 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। 3 पेयर का मीन्स 3 पेयर ऑफ लेग्स का मतलब है कि टोटल उनके पास 6 लेग्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स मीन्स 6 लेग्स होते हैं। और द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो जो कॉकरोच की भी बॉडी होती है, उसके ऊपर भी एक हार्ड आउटर स्केलेटन होता है। जब भी आप अभी कॉकरोच को देखिएगे, तो आप अगर उसे टच करें, तो उसकी जो बॉडी का ये वाला सरफेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये जो कॉकरोच की बॉडी का ऊपर का सरफेस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि ये भी हमारे बोन्स से मिलके नहीं बना होता। द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये जो इनकी आउटर स्केलेटन होता है, ये भी कई सारी प्लेट्स से मिलके बना हुआ होता है, जिनके आपस में ज्वाइंट्स होते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये ज्वाइंट्स।
ना कि ये बोन्स होते हैं, ये कोई बोन्स नहीं होते हैं। और कॉकरोच में और क्या चीज़ें होती हैं, इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। कॉकरोच के पास क्या होते हैं कि 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पेयर का मीन्स यानी कि 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पास 4 विंग्स कहाँ पे होते हैं, तो जो इनकी 2 विंग्स होते हैं वो उसी के ऊपर से भी 2 विंग्स होते हैं, यानी कि आपको दिखेंगे नहीं, ऊपर की दोनों विंग्स से नीचे की दोनों विंग्स ढकी हुई होती हैं, जिनकी हेल्प से ये विंग्स की हेल्प से मूव करते हैं। देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल दोज नियर द लेग्स। और जो कॉकरोच के लेग्स होते हैं उनके पास ऐसे मसल्स लगी हुई होती है, जो जिनके थ्रू मसल्स में जो इनकी लेग्स में जो मसल्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो वॉक कर पाते हैं, अपने लेग्स से वर्क ले पाते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और जब कॉकरोच फ्लाई करते हैं, जब उड़ते हैं, तो उनकी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो वर्क करते हैं, यानी जब वो वॉक करते हैं तो उनके लेग्स में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं लेग्स के पास वो वर्क करती हैं, और जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं। तो हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा। कॉकरोच के ऊपर एक आउटर स्केलेटन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और नंबर ऑफ प्लेट्स यानी कई सारी प्लेट्स से मिलके बनी हुई होती हैं, उनके बीच में आपस में जॉइंट्स होता है जिनकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। सेकेंड थिंग हमने जो कॉकरोच में पढ़ा कि उसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। और क्या पढ़ा? उनके पास 2 पेयर क्या होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। और वो मूवमेंट जिनकी वजह से वो क्लाइंब भी कर पाते हैं, वॉक भी कर पाते हैं, और क्या कर पाते हैं, फ्लाई भी कर पाते हैं। जो कॉकरोच की बॉडी होती है उसके ऊपर एक आउटर स्केलेटन होता है। यहाँ पे हम अब बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप सबने अच्छे से कई सारे टाइप्स के बर्ड्स देखे होंगे, उनके मूवमेंट को भी देखा ही होगा। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वॉक ऑन द ग्राउंड, सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान आल्सो स्विम इन वाटर। जो बर्ड्स होती हैं वो एयर में फ्लाई भी करती हैं, वो ग्राउंड पे वॉक भी करती हैं, आपने उन्हें फुदकते हुए देखा होगा। और कुछ जो बर्ड्स होती हैं जो हमारी जैसे डक हो गई, स्वैम हो गई, वो सारे स्वान हो गए, ये सारे स्विम भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स क्यों फ्लाई कर लेती? क्योंकि उनकी बॉडी उसी टाइप से बनी हुई होती हैं। देयर बोन्स आर हालो। जो हमारी बोन्स होती हैं, आप अगर उन बोन्स को टच करोगे तो वो हार्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो अगर आप बर्ड्स की बोन्स के बारे में बात करोगे कि जो बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में बोन्स पाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि हमने अभी तक अर्थवॉर्म, स्नेल और कॉकरोच के बारे में पढ़ा जिनमें बोन्स एब्सेंट होती थी। अब यहाँ पे हम बर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं ना, बट वो हम ह्यूमन बीइंग की बोन्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं, लाइट इन वेट होती हैं, हल्की होती हैं। हॉलो का मीन्स खोखली होती हैं, यानी वो अंदर से खोखली होती हैं, और जो लाइट इन वेट होती है जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ लेते हैं। The bones of the hind limbs are typical for walking and pursing, and the bony part are modified as being 4 limbs। तो यहाँ पे हमें 4 limbs और hind limbs के बारे में बताया गया है। तो 4 limbs और hind limbs क्या होते हैं? जो वर्ड 4 होता है ना, FORE, इस 4 का मीन्स होता है आगे, और जो वर्ड हाइंड होता है, इस वर्ड का मीन्स होता है हाइंड वर्ड का मीन्स होता है पीछे। आप जब भी बायो का कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा 4 मीन्स होता है आगे, हाइंड मीन्स होता है पीछे। ये 4 और हाइंड वर्ड काफ़ी जगहों पे बायो साइंस में यूज होता है। 4 ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, इस तरह आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो 4 वर्ड का मीन्स होता है आगे और हाइंड वर्ड का मीन्स होता है पीछे। तो 4 लिम्स का मीन्स, अगर आप हॉर्स की बात करें तो उनमें 4 लिम्स क्या होते हैं? जो आगे के 2 पैर होंगे उनको हम 4 लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे के 2 पैर होंगे उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। ऐसे आप काऊ को ले लीजिए, बफेलो को ले लीजिए, हॉर्स, डंकी, किसी भी एनिमल को ले लीजिए, यानी हाइंड लिम्स मीन्स पीछे के 2 पैर और 4 लिम्स मीन्स आगे के 2 पैर। तो आपको 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो देयर बोन्स आर हालो एंड लाइट इन वेट। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग। तो जो बोन्स होती हैं हाइंड लिम्स, ठीक है, जो बर्ड की हाइंड लिम्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो वॉकिंग के लिए होती हैं। और वॉकिंग, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर ही नहीं है यहाँ पे,
तो अगर आप देखेंगे कि जो बर्ड्स के दो पैर होते हैं वो उनके हाइंड लिम्स होते हैं, जो कि उनकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं। और जो उनकी फोर लिम्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें, विंग्स में मॉडिफाइड हो, जैसे कि हमारे हॉर्स में लेग के ही शेप में रहते हैं, काऊ की बफेलो की बात करें, बट जो फोर लिम्स होता है, बर्ड का फोर लिम्स होता है, वो विंग्स में मॉडिफाई यानी चेंज हो गया रहता है। तो द सोल्जर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। तो जो उनकी सोल्जर बोन्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो उनकी ब्रेस्ट बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह मॉडिफाई की गई रहती है, ताकि जो फ्लाइट करते समय वो जो मसल्स होती हैं उनको वो होल्ड कर सकें, क्योंकि उन्हें बहुत दूर दूर तक उड़ के जाना रहता है। क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन एनिमल्स की बात की उन बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स थे, उनको स्मॉल डिस्टेंस कवर करनी रहती थी, इसलिए उनके अंदर बोन्स नहीं होती थी, उनका काम सिर्फ मसल से चल जाता है। बट यहाँ पे जो वर्ड है उसको फ्लाई करके काफ़ी दूर काफ़ी डिस्टेंस तक जाना रहता है, इस वजह से उनके अंदर बोन्स भी होते हैं। और जो उनकी मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ब्रेस्ट की बोन्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो गई रहती है, ताकि वो फ्लाइट आराम से कर सकें, उनको मसल्स को वो होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। और यहाँ पे बर्ड्स हमारे हो गए। अब आती है हमारी बात फिश की। तो जो फिश होती है यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू हमें फिश की बॉडी का शेप समझाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी के शेप के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें यही समझाने की कोशिश की गई थी। तो जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है, ये वर्ड स्ट्रीम लाइन, हम इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि बोट होता है, जो आप यहाँ से समझिए कि आप किसी टब में पानी ले लीजिए और आप कोई वुडन ब्लॉक, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। एक टुकड़ा अगर इस टाइप का है, आप खुद ही सोचने की कोशिश कीजिए। एक लकड़ी का टुकड़ा इस टाइप का है और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा रेक्टेंगल शेप में इस टाइप का, बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं, हम क्यूबाइड बोलेंगे। अगर क्यूबाइड शेप में आप उसको टब में अगर उसको ऐसे स्विम कराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी ऐसे आप ले लीजिए, हाँ, तो अगर आप उसे स्विम कराने की कोशिश कर रहे हो तो कौन सा ज़्यादा इजीली स्विम करेगा, ये वाला शेप का वुडन या इस वाले शेप का। तो आप जब ऐसा कुछ करेंगे तो आपको फील होगा कि जो ये वाले शेप का वुडन ब्लॉक है वो काफ़ी मेहनत लग रही है उसको स्विम करने में, और जो इस टाइप का है वो आसानी से स्विम कर जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे पेपर की बोट बना के बताया गया है, बट अगर आपने रियल की बोट देखी हो, जो बोट होती है वो किस स्ट्रक्चर में होती है, उसका जो शेप होता है उसका शेप कुछ इस तरह सा ही होता है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, बट इस तरह का शेप होता है। यानी कि कहने का जो मेरा मतलब है वो कि जो इंड्स होते हैं उसके पॉइंटी होते हैं, इस पॉइंट टाइप का होता है। बीच का जो पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। सेम इसी तरह अगर आप फिश की बॉडी को देखेंगे तो फिश की भी बॉडी कुछ इस तरह होती है, आगे की टैपरिंग होती है, पॉइंटी होती है, और बीच का ब्रॉड होता है। तो इस तरह के जो बॉडी का शेप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। जो इस तरह का बॉडी का शेप, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन, यानी मिडल पोर्शन बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और हेड और पोर्शन टेल जो होता है उसका टैपर्स होता है, यानी पॉइंटी होता है। इस टाइप के बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप क्या होता है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। सो फिश का शेप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप होता है उसमें जो हम ईजिली स्विम कर पाते हैं, और द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। यहाँ पे फिश की स्केलेटन की बात की गई है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स से जो है कवर्ड होती है। ड्यूरिंग द स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कव टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो यहाँ पे जो फिश की बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर किया होता है, और जो उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जब फिश हमारी स्विम करती हैं तो मसल्स का जब आगे फ्रंट का पोर्शन अगर इस डायरेक्शन में है, हम फिश बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये फिश है, अगर उनकी मसल्स का फ्रंट का पोर्शन इस डायरेक्शन में है तो जो इसका एंड पोर्शन होता है वो मसल्स का वो इस डायरेक्शन में होता है। फिर जब इधर वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो नीचे का पोर्शन, रियर पोर्शन इस साइड हो जाता है। इसीलिए
जब भी आप फिश को मूव करते हुए देखते होंगे तो वो फिश इस तरह से मूव करती, इस तरह से कर्वी मोशन में यानी बेबी मोशन में मूव करती इस तरह से। कभी आप फिश को स्ट्रेट लाइन मूव करते हुए कभी आप देखिए एक्वेरियम वगैरह में अगर आपने फिश देखी होगी तो फिश कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करती, उसकी मूवमेंट हमेशा इस तरह से बेबी मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो एक बार अगर फ्रंट का पोर्शन इस साइड में है मसल्स का तो जो एंड का पोर्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही रहता है। The fish forms a curve as shown. Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerk as makes fish swim ahead. This helped by the fins of the tail. तो इस तरह फिश का मूवमेंट होता है कर्वी मूवमेंट। फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी कैन which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction। जो फिन्स क्या होती हैं, जो हमारे यहाँ पे आप फिश का शेप देखिए तो ये जो पीछे एक फिन्स होती हैं और इसके बॉडी में बीच में भी फिन्स लगी हुई होती हैं, इसको हम फिन्स बोलते हैं। ये पीछे वाली जो फिन होती है इसको हम टेल पोर्शन बोलते हैं। ये जो बगल बगल से निकली हुई ये सारी फिन्स हैं। फिन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में और एक डायरेक्शन में स्विमिंग करने में। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन द वाटर। जो वाटर डाइवर्स होते हैं यानी इनको गोताखोर बोलते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो वो स्विम करते टाइम अपने पैरों में भी इस तरह के फिन पहने हुए होते हैं ताकि वो ईजिली स्विम कर सके, जैसे ही फिश में होता है। तो ये हो गई फिश में। फिश की बॉडी में और क्या क्या होते हैं, यहाँ पे स्केल्स बने हुए होते हैं, ये स्केल्स होते हैं, ये इसका टेल पोर्शन होता है, ये हो गई इसकी फिन हो गई, ये माउथ पोर्शन होता है, आईज, इसमें गिल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। सो ये फिश की बॉडी पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हमें स्नेक के बारे में देखना है। हाउ डू स्नेक मूव? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? डज इट मूव स्ट्रेट? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। आपने कब स्नेक देखा होगा तो यहाँ पे बोला गया स्नेक क्या करता है, स्लिदर करता है। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या आपने स्नेक को ऐसे स्ट्रेट मूव करते हुए देखा है? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक के बॉडी में क्या होता है, एक लॉन्ग बैकबोन होता है। स्नेक के बॉडी में क्या होता है, एक लॉन्ग बैकबोन होता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम अनदर। और उनके थिन मसल्स होती हैं और सारी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मसल्स आर आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। और ये मसल्स जो होती हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन से भी कनेक्ट होती हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू अ मेनी लूप्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो आपने जब भी देखा होगा कि स्नेक कैसे मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। इस तरीके से जब भी वो मूव करता है तो अपनी बॉडी में कई सारे छोटे छोटे कर्व्स बना लेता है। इस तरीके से छोटे छोटे कर्व्स बना लेता है और उस कर्व से हेल्प से उसे आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प मिलती है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स, ईच लूप गिव इट अ पुश टू द स्नेक टू फॉरवर्ड। सारे जो ये कई सारे लूप बना लेते हैं और ये सारे लूप जो होते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, यानी धक्का बोल सकते हो आप, फॉरवर्ड करते हैं वेरी फास्ट। और वो बहुत ही ज़्यादा नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो स्नेक कैसे मूव करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। स्नेक बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो इस तरह से मूव करते हैं। We have learnt about the use of bones and muscles for the movements of a different animals. Paheli and Bujo have many questions like in their sacks about the different movement in animals. So you have been having unanswered questions buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle in this group Gate of Animals. So यहाँ पे कुछ हमारा इम्पोर्टेंट सा नहीं रह गया, चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गेट ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने अर्थवर्म, स्नेक और कॉकरोच, फिश एंड स्नेल के बारे में पढ़ा हुआ है। सारे के सारे मूवमेंट्स होते हैं। अब यही सारे के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे जो अर्थवर्म थे, स्नेल थे और कॉकरोच था, उनमें बोन्स एब्सेंट थी। और हम बात करें फिश की और स्नेक की बात करें तो इन सब में बोन्स हमारी